हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं अल्पकाल में औसत लागत, सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का प्रदर्शन कैसा होता है। अल्पकाल में ये लागतें किस प्रकार का व्यवहार करती है और इन लागतों के बीच क्या संबंध है। लेकिन अल्पकालीन लागतों से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन लागतों की शुरुआत कहां से होती है। तो आइए देखते हैं लागत का सिद्धांत। तो लागत के दो सिद्धांत हैं। नंबर एक परंपरावादी सिद्धांत और नंबर दो आधुनिक सिद्धांत। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह सिद्धांत दो प्रकार का होता है। नंबर एक अल्पकालीन और नंबर दो दीर्घकालीन। उसी प्रकार से आधुनिक सिद्धांत के भी दो पहलू हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार लागतों के दो पहलू हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भी लागतों के दो पहलू हैं। तो पहले परंपरावादी सिद्धांत को लेते हैं। तो अल्पकाल के अंतर्गत हमने टीसी पढ़ा था, उसके बाद एसी पढ़ा था, उसके बाद एमसी। एमसी क्या सदैव परिवर्तनशील होती है, लेकिन टीसी क्या है, स्थिर होती है और परिवर्तनशील भी होती है। तो टीएफसी के बारे में भी पढ़ा था हमने और टीवीसी के बारे में। उसी प्रकार से एसी के अंतर्गत हमने एएफसी और एवीसी के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है, अल्पकाल के अंतर्गत टीएफसी क्या कुल स्थिर लागत और एएफसी क्या है औसत स्थिर लागत। लेकिन एमसी क्या सदैव परिवर्तनशील होती है। एमसी और एसी का आकार कैसा होता है अल्पकाल में, अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा। उसके बाद दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में क्या है, टीसी, एसी और एमसी। कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत होती है। तो दीर्घकालीन लागतों के कितने पहलू है, तीन पहलू, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। इन लागतों का व्यवहार भी कैसा होता है, अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा। लेकिन जो दीर्घकालीन लागतें होती है वो अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की पैमाने के बढ़ते घटते समान प्रतिबल के कारण होती है। लेकिन जो अल्पकालीन लागतें यू आकार की होती है वो होती है कारक के घटते बढ़ते समान प्रतिबल के कारण। आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आधुनिक सिद्धांत की। तो दीर्घकालीन लागतों की बात करें तो दीर्घकालीन लागतें दो प्रकार की होती हैं, एक उत्पादन लागत और दूसरी प्रबंधकीय लागत। लेकिन दीर्घकाल के अंतर्गत है जो एमसी और एसी लागत होती है, सीमांत लागत और औसत लागत, इन लागतों का आकार कैसा होता है, एल आकार का। तो ये लागतें अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार की होती है, क्योंकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री है जैसे सार्जेंट फ्लोरेंस, एंड्रयूज, के लंकास्टर, फ्रीडमैन और स्टिगलर, उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार दीर्घकालीन लागतें अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार की होती हैं। लेकिन परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन लागतें अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती हैं पैमाने के प्रतिबल के कारण। तो दीर्घकाल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, अल्पकाल। और जो आधुनिक सिद्धांत है हमारा, ये 12वीं की कक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 12वीं की कक्षा में केवल परंपरावादी सिद्धांत पूछा जाएगा। तो अल्पकाल के बारे में हमने अभी तक टीसी और टीसी के पहलू, एसी और एसी के पहलू और एमसी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है और इन पर मैंने 10 वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हो ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो बात करते हैं अल्पकाल के अंतर्गत औसत लागत, सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत की। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बात करेंगे परंपरावादी सिद्धांत की। तो आइए देखते हैं चित्र में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा
ओ वाई अक्ष पर हमने लागत को लिया है। एम सी सीमांत लागत वक्र है। एम सी क्या अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, ए सी अल्पकालीन औसत लागत वक्र, ए बी सी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र या घटती बढ़ती लागत वक्र, ए एफ सी क्या है औसत स्थिर लागत वक्र। तो सबसे पहले लेते हैं ए एफ सी को नंबर 1 पर। ए एफ सी, तो ए एफ सी का ढलान ऊपर से नीचे दाहिनी तरफ है। तो ए एफ सी का ढलान कैसा, ऋणात्मक है। जैसे जैसे उत्पादन, यहां पर हमने उत्पादन की इकाइयां ली थी, जैसे 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है या फिर उत्पादन की इकाइयों को बढ़ा दिया जाता है, तो वैसे वैसे क्या है औसत स्थिर लागत घटती जाती है। लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे कि यह ओ एक्स अक्ष को जरूर स्पर्श करेगी, लेकिन ए एफ सी न तो कभी ओ एक्स अक्ष को स्पर्श करती है और न ही कभी शून्य होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पर, ए बी सी की औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या प्रारंभ में घटती है, उसके बाद न्यूनतम। तो यहां पर ये क्या है ए बी सी का न्यूनतम बिंदु है, तो इसका नाम रख लेते ए। तो ए बिंदु पर न्यूनतम और उसके बाद क्या है औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगती है। तो औसत परिवर्तनशील लागत और एम सी लागत दोनों का न्यूनतम बिंदु कहां पर है, यहां पर। तो ए बिंदु पर एम सी और ए बी सी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन एम सी वक्र ए बी सी वक्र के नीचे है। उसके बाद एम सी वक्र ए सी वक्र को ए सी के न्यूनतम बिंदु बी पर काटता है, इसका नाम रख लेते हैं बी बिंदु। तो बी बिंदु क्या है ए सी का न्यूनतम बिंदु। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर ए सी की। ए सी क्या है औसत लागत वक्र। यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का है। तो पहले यह क्या घटता है, उसके बाद घटते घटते न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता। तो ए सी का न्यूनतम बिंदु कहां पर है, बी पर। उसके बाद ए सी क्या है बढ़ने लगता है। तो एम सी वक्र ए सी वक्र को ए सी के न्यूनतम बिंदु बी पर काटता। कौन काट रहा, एम सी। देखो एम सी नीचे से ऊपर जाता है, तो ए सी के न्यूनतम बिंदु को बी पर काट रहा। तो बी बिंदु क्या है ए सी का न्यूनतम बिंदु। तो एम सी का न्यूनतम बिंदु कहां पर है, यहां पर ए पर। तो एम सी का न्यूनतम बिंदु ए सी के न्यूनतम बिंदु से पहले आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि एम सी ए सी से जब घटता है तो प्रारंभ में देखो यहां पर एम सी क्या है यहां तक घट रहा है, लेकिन ए सी का यहां तक घट रहा है, जिसके कारण एम सी का न्यूनतम बिंदु ए सी के न्यूनतम बिंदु से पहले आ जाता है। इस बिंदु के बाद एम सी बढ़ने लगता है, लेकिन ए सी क्या है घट रहा है। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं, ए सी और ए एफ सी और ए सी और ए बी सी के अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ए सी और ए एफ सी। ए सी और ए एफ सी के जो बीच का अंतर यहां पर देखिए, ये क्या अधिक हो रहा है। यहां पर क्या है ए सी और ए एफ सी के बीच अंतर कम है, लेकिन धीरे धीरे नीचे ज्यादा हो गया। ए सी और ए एफ सी के बीच का अंतर यह किस कारण होता है, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है ए एफ सी क्या कम होती जाती है। तो जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है तो ए सी में ए एफ सी के घटकों की जो ए सी होता है ए सी में एफ सी के घटकों के कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कम होने की प्रवृत्ति के कारण ए सी तथा ए एफ सी के बीच अंतर क्या है यहां पर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है ए एफ सी कम होती जाती है। उसके बाद ए सी तथा ए बी सी में यहां पर क्या है कम अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है, ए सी में ए बी सी के जो घटक होते हैं घटकों के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जैसे जैसे ए बी सी बढ़ती है तो ए सी तथा ए बी सी के बीच का अंतर कम हो जाता है। लेकिन आप यहां से देख रहे होंगे कि ए बी सी ए सी को कहीं ना कहीं जाकर स्पर्श करेगी या काटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए सी तथा ए बी सी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी। उसके बाद बात करते हैं एम सी नंबर 4 पर। एम सी सीमांत लागत वक्र। तो सीमांत लागत वक्र क्या है, ए सी और ए बी सी वक्र के नीचे से स्पर्श होता है। तो एम सी वक्र और ए बी सी वक्र का न्यूनतम बिंदु कहां पर है, ए पर। तो ये एक दूसरे के समान है। और एम सी वक्र ए सी वक्र को ए सी वक्र के न्यूनतम बिंदु बी पर काटता है।
तो MC वक्र किसको काटता है? AC वक्र को। लेकिन MC वक्र का न्यूनतम बिंदु यहाँ पर है और AC का न्यूनतम बिंदु यहाँ पर है, तो B क्या है? AC का न्यूनतम बिंदु। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, जब MC घटता है, यहाँ देखिए MC घटता है, तो MC क्या AC और ABC के नीचे होता है। लेकिन जब MC बढ़ने लगता है तो AC ABC के ऊपर चला जाता है। तो इससे किस बात का पता चलता है कि MC में AC और ABC से अधिक तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण MC इन दोनों के ऊपर चला जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं इनके बीच में संबंध क्या है। तो संबंध तो मैंने पहले भी बताया था, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूं। यहां पर देखिए, जब AC घटती है, AC घटती है तो MC भी घटती है और ABC भी घटती है। तो यहां पर देखिए, जब AC घटती है तो MC भी घटती है और ABC भी घटती है। उसके बाद नंबर 2 पर देखिए, MC को लेते हैं। MC और ABC का न्यूनतम बिंदु कहां पर? A पर। A क्या है? MC और ABC का न्यूनतम बिंदु है। तो यहां पर क्या है? MC और ABC एक दूसरे के बराबर है, समान है। उसके बाद नंबर 3 पर, जब AC बढ़ती है, AC बढ़ती है तो MC और ABC भी बढ़ती है, तो MC और ABC भी बढ़ती है। लेकिन MC AC और ABC से अधिक तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण MC AC और ABC वक्र के ऊपर होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। AC का न्यूनतम बिंदु कहां पर है? यहां पर। तो MC वक्र AC वक्र को AC वक्र के न्यूनतम बिंदु, B किसका न्यूनतम बिंदु है? AC का। तो कौन काट रहा? MC। तो MC क्या है? AC को न्यूनतम बिंदु B पर काटती है। किसके न्यूनतम बिंदु पर? औसत लागत AC के न्यूनतम बिंदु। उसके बाद आकार के आधार पर बात करते हैं। आकार, तो आकार देखिए, MC AC और ABC अंग्रेजी के अक्षर U के आकार के होते हैं अल्पकाल में। अल्पकाल के अंतर्गत इन तीनों का आकार अंग्रेजी के अक्षर U जैसा क्यों होता है? कारक के प्रतिफल के कारण। कारक के प्रतिफल के कारण। लेकिन अभी तक हमने क्या दीर्घकाल नहीं पढ़ा है। जब दीर्घकाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी AC और MC अंग्रेजी के अक्षर U के आकार के होते हैं, लेकिन इनका आकार दीर्घकाल में किसके कारण होता? पैमाने के बढ़ते घटते समान प्रतिफल के कारण। पैमाने के बढ़ते घटते समान प्रतिफल के कारण। तो यहां पर जब कारक के बढ़ते प्रतिफल लागू होते यहां पर, तो बढ़ते प्रतिफल के कारण AC भी घटती है और MC भी घटती है और ABC भी घटती है। लेकिन समान प्रतिफल के कारण ये क्या? समान रहती है। किसके? कारक के समान प्रतिफल के कारण। और कारक के घटते प्रतिफल के कारण, कारक के घटते प्रतिफल के कारण MC भी बढ़ती है, AC भी बढ़ती है और ABC भी बढ़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, AC, MC और ABC और AFC लागतों का प्रदर्शन या फिर अल्पकाल में किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। MC सीमांत लागत वक्र, AC औसत लागत वक्र, ABC औसत परिवर्तनशील लागत, AFC औसत स्थिर लागत। AFC कभी भी शून्य नहीं होती और न ही वो अक्ष को छूती है। ये इसका ढलान कैसा होता है? AFC का ऋणात्मक होता है बाएं से दाएं तरफ, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं होती है और न ही वो एक्स अक्ष को छूती है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद जब AC घटती है तो MC भी घटती है और ABC भी घटती है, और जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है और ABC भी बढ़ती है। लेकिन MC और AC से पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।